हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे वो इम्पॉर्टेंट हैं आज के क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि टाइम से आपको जो है सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी वीडियोज़ अपलोड हो। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है वर्ग, दूसरा है दल यानी पार्टियां, तीसरा है वर्ग परिस्थिति होगा यहाँ पे, चौथा है परिस्थिति। तो देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार वर्चस्व के लिए सदैव मतलब कौन संघर्ष करते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो पार्टियां होती हैं। देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार दल या जो सत्ता या होता है, मतलब दल या जो पार्टियां होती हैं, ये हमेशा सत्ता या प्रभुत्व के लिए संघर्ष करती रहती हैं। और वेबर ने सत्ता के 3 रूपों की चर्चा की है, मतलब पारंपरिक सत्ता, तार्किक सत्ता और करिश्माई सत्ता। तो उन्होंने 3 प्रकार की सत्ता बताई हुई थी। और उन्होंने कहा था कि जो ये दल होती हैं, पार्टियां होती हैं, ये हमेशा किसके लिए संघर्ष करती हैं, तो ये सत्ता या प्रभुत्व के लिए, सत्ता व प्रभुत्व के लिए हमेशा क्या करती हैं, संघर्ष करती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार समाज के निम्न विनियमन किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करेगा। यानी जो एनोमिक होता है वो किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करता है। ऑप्शन दिया हुआ है अहंकारी, दूसरा है भाग्यवादी, तीसरा है परार्थी, चौथा है नामन विकारी। तो देखिए, सबसे पहले जो दुर्खीम थे, इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था सुसाइड। इस पुस्तक में इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख किया था। वो कौन कौन सा था, अहमवादी, परार्थवादी, और तीसरा था एनोमिक यानी जो विसंगति होता है, और चौथा क्या बताया था, भाग्यवादी। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी एनोमिक जो विसंगति होता है उस प्रकार की आत्महत्या। एनोमिक आत्महत्या में क्या होता है कि जो समाज में व्यक्ति होता है उसका जो है समाज के साथ थोड़ा लगाव कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब समाज में मतलब ऐसा कोई परिवर्तन होता है कि जिसके साथ व्यक्ति सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, तो क्या कहीं ना कहीं उसका जो समाज के साथ जो रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। तो वो उसमें क्या होता है, विसंगति आ जाती है। तो इस वजह से व्यक्ति जब समाज के साथ नहीं चल पाता है तो वो इस तरह की आत्महत्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी कृति आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दूसरा है इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर, तीसरा है द हैंडबुक ऑफ इकोनॉमी सोशियोलॉजी एन.जे. स्मेल्सर, चौथा है द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट एंजल्स की। तो इसमें से पूछा है कि कौन सी कृति जो है वो आदिकाल से लेकर के, यानी जो पुराना जमाना था यानी परंपरागत काल जो था, आदिकाल से लेकर के आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि इमाइल दुर्खीम की है। तो देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये जो है कृति, ये आदिकाल से लेकर के आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है। दुर्खीम के अनुसार देखिए, सबसे प्राचीन समाज जो था उसमें श्रम विभाजन जो था वो स्त्री पुरुष के भेद पर आधारित था, और इस प्रकार के समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती थी। कैसी एकता पाई जाती थी, यांत्रिक। आदिकाल समाज में इस प्रकार के समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती थी, और जो समाज में लोग थे वो जनमत, परंपरा, धर्म और मतलब राजा के दबाव में आंख मूंद करके एक यंत्र की तरह कार्य करते थे, मतलब मशीन की तरह कार्य करते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे जो श्रम विभाजन था वो भी जटिल होता गया, और उसके कारण क्या हुआ, विशेषीकरण बढ़ता गया।
इस प्रकार जो है श्रम विभाजन ने आधुनिक समाज में साव्ययी एकता व संगठन को उत्पन्न किया था। यानी औद्योगिक समाज आया तो क्या हुआ कि जो लोग यांत्रिक एकता था वो साव्ययी एकता में बदल गया। मतलब लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों में विशेषीकरण हो गया। मतलब कोई ना कोई किसी एक क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हो गया। मतलब सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। मतलब कोई व्यक्ति एक कार्य कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरा कार्य भी कर पाए, तो कहीं ना कहीं दूसरे कार्य के लिए वो दूसरे लोगों पर डिपेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्खीम ने किस समुदाय में टोटमवाद की जांच की थी? तो दुर्खीम ने जो अपना अध्ययन किया था वो किस उसमें किया था? जनजाति में किया था। सॉरी, जनजाति नहीं, हाँ जनजाति में ही किया था। लेकिन जो टोटमवाद है ये क्या है? ये एक तरह का प्रतीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रेड इंडियन, ट्रोबियांड द्वीपवासी, ऑस्ट्रेलिया अरुंटा, अफ्रीकी जिप्सी। तो सभी को पता होगा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में टोटमवाद का उन्होंने अध्ययन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा देखिए दुर्खीम ने जो है इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पे इन्होंने जांच किया था, तो इन्होंने जो है पवित्र एवं अपवित्र को समझने के लिए टोटमवाद का सहारा लिया था। और इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंटा जनजाति है ये सबसे आदिम जाति है, यानी सबसे पुरानी जनजाति है। और उनमें जो है टोटमवाद प्रचलित है। और टोटमवाद जो है यही समस्त धर्मों का प्रारंभिक स्तर रहा है। यानी दुर्खीम का कहना था कि जो टोटम है यही सभी धर्मों का प्रारंभिक स्वरूप रहा है। मतलब यहीं से धर्मों की शुरुआत हुई थी। टोटम क्या होता है? टोटम एक तरह का प्रतीक या चिन्ह होता है। कोई पहाड़, नदी, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी पशु या फिर कोई पहाड़, नदी, पेड़ पौधे किसी को भी अपना टोटम मानता है। और टोटम से संबंधित विभिन्न जो धारणाएं होती हैं, विश्वास एवं संगठन जो होता है, ये इसी को क्या कहते हैं? टोटमवाद कहते हैं। और जो आदिवासी होते हैं वो यह मानते हैं कि टोटम में जो है वो अलौकिक शक्ति का निवास होता है और उनके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती है। ऐसा जनजातियों का मानना होता है, उनका ऐसा विश्वास होता है। और टोटम का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया था वो 1791 में अमेरिकन इंडियंस के अध्ययन के दौरान जे लॉग ने किया था सबसे पहले। तो टोटम का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? जे लॉग ने किया था। कब किया था? 1791 में अमेरिकन इंडियंस के अध्ययन के दौरान। इसको हम लिख देते हैं। सर्वप्रथम टोटम का उल्लेख कब किया गया था? 1791 में जे लॉन्ग ने किया था। अमेरिकन इंडियंस के अध्ययन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी व्यक्तिगत विशेषता पर आधारित है, जिसको हम करिश्माई सत्ता कहते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चमत्कारिक या करिश्मेटिक सत्ता। तो देखिए सबसे पहले जो सत्ता है इसको किसने बताया था? तो इसको मैक्स वेबर ने बताया था। 3 भागों में बांटा था इसको। देखिए जो चमत्कारिक सत्ता होती है यह अनोखी व्यक्तिगत विशेषता पर आधारित होती है। मतलब जिन्हें कभी कभी ईश्वरीय देन मान करके स्वीकार किया जाता है, जैसे कि बुद्ध हो गए, महावीर, गांधी, ईसा मसीह, ये सारे क्या है? ये करिश्माई सत्ता के उदाहरण हैं। और मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकारों का उल्लेख किया था। पारंपरिक सत्ता, एक सेकेंड, पारंपरिक सत्ता, दूसरा करिश्माई सत्ता, तीसरा तार्किक या वैधानिक।
तो देखिए सबसे पहले जो पारंपरिक सत्ता होती है, पारंपरिक सत्ता हमारा जो है जो परंपरागत विश्वास चला आ रहा है किसी चीज़ को लेकर के, लोग उसको फॉलो करते हैं, जो हमारी परंपरा चली आ रही है तो उसी पे लोग विश्वास करते हैं, उसी के अनुसार जो है कार्य करते हैं, तो वो पारंपरिक सत्ता हो गई। उसके बाद जो हमारा करिश्माई सत्ता होता है, तो अभी हमने उसके बारे में बात की। फिर जो तार्किक या वैधानिक सत्ता होता है, वो हमारा जो राज्य है, कानून है, न्यायालय है, तो ये सारे क्या हो गए, हमारे वैधानिक सत्ता हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि सामाजिक संरचना को पुनरावृत्तीय सूक्ष्म अंतःक्रिया के प्रतिरूपों यानी पैटर्न्स में आनुभविक रूप से परिणित किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है A.L. कोजर, R. डेहरेनडार्फ, तीसरा है R. कॉलिंस, चौथा है J.M. कोलमैन। तो किसका तर्क है कि जो सामाजिक संरचना है इसको जो है पैटर्न के रूप में आनुभविक रूप से इसको हम परिणित कर सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, R. कोलिंस यानी रेंडाल कोलिंस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीकांध भक्ति यानी फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज पद का प्रयोग किया है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है लुकास, दूसरा है मार्क्स, तीसरा है अल्थ्यूजर, चौथा है गिडेंस। तो फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज इसकी बात किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना की थी और इन्होंने कहा था कि वस्तुओं की जो प्रतीकांध भक्ति है ये उत्पादन में शामिल सामाजिक स्थिति की धारणा है, न कि लोगों के बीच के संबंधों के रूप में। अगला क्वेश्चन है किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है R. डेहरेनडार्फ, R. कोलिंस, K. मार्क्स, M. वेबर। तो देखिए किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि शक्ति में जो अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R. डेहरेनडार्फ। डेहरेनडार्फ ने संघर्ष के संरचनात्मक कारणों को ढूंढने का प्रयत्न किया था और इनके अनुसार मात्र आर्थिक संबंधी संघर्ष का कारण नहीं है, जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं, बल्कि जो सत्ता और शक्ति के संबंध होते हैं वो भी संघर्ष को जन्म देते हैं। और उन्होंने इस कथन को अस्वीकार किया था कि शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है। मतलब डेहरेनडार्फ जो थे वो कार्ल मार्क्स से सहमत नहीं थे कि केवल आर्थिक जो रीजन होता है उसी के कारण ही संघर्ष होता है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो सत्ता और शक्ति के संबंध होते हैं इस कारण से भी लोगों में संघर्ष उत्पन्न होता है, क्योंकि शक्ति या सत्ता जो होती है उसका असमान वितरण होता है, तो जिसकी वजह से संघर्ष होता है। और इसके अलावा जो डेहरेनडार्फ थे इन्होंने मतलब दो पक्ष भी बताए थे कि जो संघर्ष होता है वो किस में होता है। तो इन्होंने पहला इन्होंने बताया था एक आदेश देने वाला होता है, दूसरा इन्होंने बताया था आदेश का पालन करने वाला। इन्होंने जो आदेश देने वाला है उसको क्या कहा था, उसको इन्होंने कहा था कि ये सत्ताधारी समूह होता है, और जो क्या कहते हैं आदेश का पालन करने वाला होता है ये साक्षित भूमि का समूह होता है, यानी जो रूल्ड क्लस्टर होता है। तो इनका कहना था कि जो इस समूह में जो सत्ताधारी होता है वो हमेशा यही कोशिश करता है कि उसके पास जो सत्ता है वो हमेशा उसी तरीके से बना रहे, जबकि जो आदेश का पालन करने वाला यानी जो उसके नीचे का व्यक्ति होता है वो चाहता है कि मेरी जो स्थिति है वो बदले, यानी वो परिवर्तन चाहता है, लेकिन जो आदेश देने वाला यानी जो सत्ताधारी होता है वो चाहता है कि कोई परिवर्तन ना हो, मेरे पास जो सत्ता है वो ऐसे ही बनी रहे। तो इसीलिए क्या होता है कि दोनों के बीच टकराव उत्पन्न होता है। और इनका कहना था डेहरेनडार्फ का कि जो सत्ता होता है ये मतलब जो शक्ति होती है ये संघर्ष का चिरस्थायी स्रोत होता है, यानी परमानेंट सोर्स है, यानी संघर्ष जो शक्ति है शक्ति की वजह से ही संघर्ष हमेशा होता रहता है। तो शक्ति क्या है, ये संघर्ष का परमानेंट सोर्स है। डेहरेनडार्फ की जो एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होगा आप लोगों को, देख लीजिए, जिसको नहीं पता वो लिख ले, क्लास एंड
क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कि 1959 में आई थी। ये इनकी बुक है जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने श्रम विभाजन के सामाजिक प्रकारों के अध्ययन में अपसामान्य रूपों का विचार प्रदान किया है? तो पहला है एडम स्मिथ, दूसरा है इमाइल दुर्खीम, तीसरा है टालकट पार्सन्स, चौथा है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इमाइल दुर्खीम। देखिए दुर्खीम ने श्रम विभाजन को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण माना था और इन्होंने श्रम विभाजन के 3 असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया था। तो वो कौन कौन से था, इसको लिखते हैं। देखिए पहला था आदर्शहीन श्रम विभाजन, दूसरा था बलात् श्रम विभाजन, और तीसरा था व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता वाला श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने डार्विनवादी मत को स्वीकार किया कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया योग्यतम के उत्तरजीविता सामाजिक जगत में घटित हुई है? यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात किसने की थी डार्विनवाद के मत को स्वीकार करने के बाद? तो देखिए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, आगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा लगभग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट स्पेंसर। तो देखिए स्पेंसर जो है ये डार्विनवाद से प्रभावित होकर के इन्होंने मानव समाज की एक ऐसे जीवित निरंतर बढ़ते हुए यानी जीव के रूप में व्याख्या की थी जो धीरे धीरे सरल से जटिल की व्यवस्था के रूप में होता है। इन्होंने अपनी जटिल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें संसाधनों के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, जिसे स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता का नाम दिया। यानी समाज में मतलब इन्होंने बताया कि जो जीव होता है वो धीरे धीरे मतलब निरंतर बढ़ते हुए सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। यानी पहले सरल होता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, जटिल होता जाता है। तो इन्होंने ऐसी व्याख्या की थी और इन्होंने बताया था कि इसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब योग्य होता है वही व्यक्ति जो है जीतता है। तो इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का इन्होंने वो दिया हुआ था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नाम दिया हुआ था, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन है फ्रेडरिक एंजल्स, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है लुई अल्थुजर, चौथा है मिशेल फूको। तो किसने वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा है और माना कि जो सिद्धांत है वो समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ये क्रांतिकारी साम्यवाद और समाजवाद में मतलब अपने जो है इनका जो सिद्धांत था ऐतिहासिक भौतिकवाद उसके लिए जाने जाते हैं और इन्होंने वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि जो सिद्धांत है वो समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार एक दिए गए समाज में कई प्रकार के सामाजिक तथ्य हैं लेकिन वे अपने आप को प्रतीकात्मक रूपों में नहीं प्रस्तुत करते हैं। उनके लिए दुर्खाइम ने किस पद यानी शब्द का उपयोग किया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है विकृत स्थिति, दूसरा है सामाजिक धाराएं, तीसरा है सामूहिक चेतना, चौथा है गतिशील घनत्व। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सामाजिक तत्व तो कहते हैं लेकिन वो प्रतीकात्मक रूप में उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को उन्होंने क्या कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने ऐसी चीज़ों को क्या सामाजिक धाराएं कहा था, यानी सोशल करेंट।
इसके अलावा देखिए सोशल फैक्ट क्या होता है। तो जो सोशल फैक्ट होता है ये विचार करने, अनुभव करने और व्यवहार करने के वे तरीके हैं जो व्यक्ति के अस्तित्व से परे होते हैं। इसके अलावा ये जो सोशल फैक्ट होते हैं इनमें जो है बाध्यता और बाह्यता होती है। सोशल फैक्ट कैसे होते हैं, इनमें बाह्यता होती है। बाह्यता मतलब कि ये व्यक्ति से परे होते हैं, मतलब ये व्यक्ति के अंदर नहीं होते हैं। इनमें सोशल फैक्ट जो होते हैं वो व्यक्ति से परे होते हैं। और दूसरा जो इसकी विशेषता है कि इसमें बाध्यता होती है, यानी ये व्यक्ति को समाज में बाध्य करती है कि जो सोशल फैक्ट है वो उसको स्वीकार करें। और जो ये सोशल फैक्ट है ये जो है व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, यानी व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं कि जिस तरीके से समाज चाहता है व्यवहार करने के लिए उस तरीके से आप व्यवहार करें। और दुर्खीम ने उन सामाजिक तथ्यों को सामाजिक धाराएं कहा है जो अपने आप को प्रतीकात्मक रूपों में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका संघर्ष सिद्धांत संघर्ष और परिवर्तन पर मार्क्सवादी अभिमतों की तुलना में संरचनात्मक प्रकारवाद से अधिक मिलता है? तो पहला है A.L. कोजर, दूसरा है R. कॉलिंस, तीसरा है R. डेरेनडार्फ, चौथा है G.C. मिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राल्फ डेरेनडार्फ। तो जो डेरेनडार्फ का संघर्ष सिद्धांत है वो परिवर्तन पर मार्क्सवादी अभिमतों की तुलना में संरचनात्मक प्रकारवाद से अधिक मिलता है, क्योंकि उनके सिद्धांत में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा संरचनात्मक प्रकारवाद सिद्धांत के तत्व इसका राइट आंसर डेरेनडार्फ नहीं होगा, कोजर होगा। एक सेकेंड, इसका राइट आंसर कोजर होगा, क्योंकि जो संघर्ष की व्याख्या की थी संरचनात्मक प्रकारवाद के अप्रोच में, उसमें किसने किया था? कोजर ने किया था। क्योंकि कोजर ने जो संघर्ष की व्याख्या की थी वो उन्होंने प्रकारवादी विश्लेषण उसका किया हुआ था। और इनकी पुस्तक भी थी कोजर की, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसको हम लिख देते हैं, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इनका जो संघर्ष का सिद्धांत था वो संघर्षवादी प्रकारवादी कहा जाता है। और ये इनकी पुस्तक आई थी 1956 में। जो कोजर है इनका कहना था कि जो संघर्ष है ये समाज में लोगों को लोगों के बीच व्यवस्था को बनाए रखता है और उनमें एकीकरण को बनाए रखता है। तो इसलिए जो संघर्ष है उसको ये पॉजिटिव वे में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन संरचनात्मक प्रकारवादियों की आलोचना करते हैं और अपने दृष्टिकोण को आमूल परिवर्तनवादी सूक्ष्म समाजशास्त्र निरूपित करते हैं? पहला ऑप्शन है कोजर, दूसरा है कॉलिंस, तीसरा है गॉफमैन, चौथा है डेरेनडार्फ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉलिंस। देखिए कॉलिंस जो है इन्होंने संरचनात्मक प्रकारवादियों की आलोचना की है तथा इन्होंने इनका जो दृष्टिकोण है उसको आमूल परिवर्तनवादी सूक्ष्म समाजशास्त्र इन्होंने बताया। और कॉलिंस की पुस्तक है कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, इसको लिख देते हैं हम, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड्स एन एक्सप्लेनेटरी साइंस। ये कॉलिंस की पुस्तक है, 1975 में आई थी। तो इन्होंने जो है इसमें सूक्ष्म स्तरीय संघर्ष सिद्धांत को स्पष्ट किया था अपनी इस बुक में, माइक्रो स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है? पहला ऑप्शन है आनुभविक शोध करने में सहायक, दूसरा है कारणवाचक व्याख्या सुकर करना, तीसरा है सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, चौथा है तुलनात्मक विश्लेषण करने में सहायता पहुंचाता है। तो इसमें से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। जो आदर्श प्रारूप होता है उसका कार्य सामाजिक समस्याओं का समाधान करना नहीं होता है। आदर्श प्रारूप क्या होता है? ये एक तरह से जो अनुभविक शोध करने में सहायक होता है और जो कार्य कारण व्याख्या होता है उससे भी संबंधित होता है, मतलब उसकी भी व्याख्या करता है और तुलनात्मक विश्लेषण करने में भी मदद करता है। आदर्श प्रारूप एक तरह का जो रिसर्चर होता है उसके लिए होता है कि वो कोई भी रिसर्च कर रहा है, कोई भी शोध कर रहा है तो वो उसमें जो है उसका जो शोध होता है वो उस आइडियल टाइप होना चाहिए, यानी कहने का मतलब उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विज्ञानों के अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषयों का सही अनुक्रम है?
तो सबसे पहले देखिए जो विज्ञानों का अनुक्रम है इसे किसने दिया था, तो इसे दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने, हायरार्की ऑफ साइंस, इसे ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया था और उन्होंने सबसे पहले बताया था, एक सेकेंड, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। लेकिन उन्होंने जो इसका अनुक्रम बताया था वो इस तरीके से था जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए पहला उन्होंने बताया था गणित, सबसे पहले उन्होंने गणित को रखा था, यानी ये सबसे स्वतंत्र होता है, ये किसी भी सब्जेक्ट पर यानी किसी भी विषय पर डिपेंड नहीं होता है। दूसरा उन्होंने बताया था खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान। तीसरा बताया था भौतिक विज्ञान। चौथा बताया था उन्होंने रसायन विज्ञान। इसके बाद उन्होंने पांचवा बताया था जीव विज्ञान। और छठा बताया था समाजशास्त्र। तो उनका कहना था कि जो ये सारे विषय हैं ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, मतलब गणित को छोड़ करके जितने भी विषय हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर है। और लास्ट में उन्होंने एक और विषय को जोड़ा था जिसको कि हम इथोलॉजी या आचार शास्त्र कहते हैं। तो सातवां इन्होंने जोड़ा था बाद में आचार शास्त्र। तो ये सात उन्होंने विज्ञान का हायरार्की उन्होंने बताया था। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, देखिए MAPCBS यानी मैप CBS, इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी और इथोलॉजी। इसमें मैथ क्या है वो स्वतंत्र है, बाकी सब अपने ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड है। यानी जैसे मान लीजिए ये फिजिक्स है तो ये इसके ऊपर, एस्ट्रोनॉमी है तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, मान लीजिए ये केमिस्ट्री है तो ये फिजिक्स के ऊपर डिपेंड है, ये बायोलॉजी है तो ये केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है, ये सोशियोलॉजी है तो ये सबके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने अपने विकासवादी चरणों में समाजों के 4 प्रकारों यानी सरल, यौगिक, दुगुने यौगिक और त्रिगुण यौगिक को अभिचिह्नित किया है। यानी समाज का जो विभाजन किया है 4 प्रकार किसने बताया था, सरल, यौगिक, दुगुने यौगिक और त्रिगुण यौगिक। तो ऑप्शन दिया हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त काम्टे, लियोनार्डो टी हॉबहाउस, चौथा है इमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए स्पेंसर ने मानव समाज को एक ऐसे जीवित निरंतर बढ़ते हुए जीव के रूप में व्याख्या की थी जो धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर जाता है, यानी जटिल व्यवस्था का रूप ले लेता है। इन्होंने अपने विकासवादी सिद्धांत में जो विकास के चरण बताए थे, तो उन्होंने सबसे पहले बताया था सरल, फिर यौगिक, फिर दुगुने यौगिक और त्रिगुण यौगिक। अगला क्वेश्चन है, इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मैथक के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, किसने यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कार्ल मार्क्स, L.A. कोजर, तीसरा है जॉर्ज सीमेल, चौथा है R. डेरेनडार्फ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, R. डेरेनडार्फ। डेरेनडार्फ ने अपने संघर्ष सिद्धांत की प्रस्तुति जो की थी वो उन्होंने पश्चिमी सोच पर आधारित समाज पर किया था। इन्होंने जो है 2 विरोधी मॉडल दिया हुआ था, जिसको इन्होंने एक मैथक के मॉडल यानी कॉन्सेंसस मॉडल तथा दूसरे को बाध्यतामूलक मॉडल यानी कोरेशन मॉडल, कोरेशन है, कोरेशन मॉडल का वर्णन किया था इन्होंने। एक सेकेंड इसको लिखते हैं। पहला इन्होंने जो मॉडल बताया था वो इन्होंने बताया था कॉन्सेंसस, दूसरा इन्होंने बताया था कोरेशन मॉडल। और जो डेरेनडार्फ थे ये मानते थे कि समाज के 2 चेहरे हैं,
संघर्ष एवं नैतिकता यानी सामंजस्य, संघर्ष और सामंजस्य, और इन दोनों के बिना जो समाज का अस्तित्व है वो संभव नहीं है। और ये दोनों एक दूसरे की पूर्ण आवश्यकताएं हैं और ये दोनों विकल्प ना होकर के एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संघर्ष तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक थोड़ी बहुत सामंजस्यता ना हो। और इसी प्रकार इन्होंने संघर्ष और नैतिकता यानी सामंजस्य और एकीकरण की ओर अग्रसर होने वाले इन दोनों पहलुओं की संभावना को कठिन बताया और बताया कि इन दोनों के बिना जो है समाज का विकास संभव नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेरेनडार्फ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्होंने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है कोलिंस, कोजर, डेरेनडार्फ, जॉर्ज सीमेल। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेरेनडार्फ। देखिए किसी समाज की आर्थिक तथा सामाजिक स्तरीकरण की जो व्यवस्था होती है, व्यवस्था का वह भाग जिसका स्तर न तो अत्यधिक निम्न होता है और न ही अत्यधिक ऊंचा होता है, यानी जो बीच की स्थिति होती है उसको मध्यम वर्ग कहते हैं। और यह जो सामाजिक वर्ग, कुलीन वर्ग तथा कामगार वर्ग द्वारा बने सामाजिक माप के दो मतलब छोर होते हैं, उनके मध्य में स्थित होता है, यानी उनके बीच में स्थित होता है। यानी पहला जो कुलीन वर्ग हो जाता है और उसके जो नीचे है कामगार वर्ग यानी जो श्रमिक होता है, इन दोनों के बीच में जो वर्ग होता है वो क्या होता है? मध्य वर्ग होता है, मतलब मध्य में स्थित होता है। और इस वर्ग में मुख्यतः सफेद पोष कार्मिकों तथा निम्न स्तर के जो प्रबंधकीय व्यवसायों में कार्यरत व्यक्ति होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। और मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डेरेनडार्फ ने किया था। मतलब मध्यम वर्ग की बात उन्होंने की थी कि जो मतलब एक होता है सत्ताधारी व्यक्ति होता है और एक जो नीचे का कामगार वाला व्यक्ति होता है, इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति होता है, जो वर्ग होता है, वो क्या होता है? मध्यम वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्होंने दो प्रकारों के संघर्ष नामता यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच विभेद किया है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, L.A. कोजर, जॉर्ज सीमेल, डेरेनडार्फ। तो देखिए इसमें से यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच विभेद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोजर। तो देखिए संघर्ष प्रकारवाद का सिद्धांत तो दिया था किसने? कोजर ने दिया था। इनके जो विचार हैं वो प्रकारवाद तथा संघर्ष संबंधित दोनों सिद्धांतों के मतलब तत्व इनके सिद्धांत में मौजूद है, यानी ये दोनों को मानते हैं, इसीलिए इनके सिद्धांत को संघर्षवादी प्रकारवादी कहा जाता है। कोजर ने अपने सिद्धांत में सामाजिक संघर्ष के प्रकार्यात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है, मतलब प्रकाश डालते हुए इन्होंने यथार्थवादी एवं अयथार्थवादी संघर्ष के बीच इन्होंने भेद किया था, जिसे हम वास्तविक और अवास्तविक संघर्ष भी कहते हैं। वास्तविक और अवास्तविक। इन्होंने इसके दो भेद बताए थे। देखिए इन्होंने ये भी बताया था कि जो वास्तविक संघर्ष होता है इसमें व्यक्ति संघर्ष को इच्छा पूर्ति का एक साधन मानता है, जबकि जो अवास्तविक संघर्ष होता है इसमें इच्छा पूर्ति का जो साधन ना होकर के केवल जो उसकी दबी भावनाएं होती हैं उसको प्रकट करता है। और इसके अलावा कोजर ने संघर्ष को दो भागों में बांटा था, आंतरिक संघर्ष, पहला इन्होंने आंतरिक संघर्ष, दूसरा बाह्य संघर्ष। बाह्य संघर्ष की स्थिति में इन्होंने कहा था कि बाह्य संघर्ष की स्थिति में आंतरिक संघर्ष जो है वो समाप्त हो जाता है और समूह की एकता सुदृढ़ होती है। और इसके अलावा कोजर का एक और जो इम्पोर्टेंट है लाइन, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि इन्होंने संघर्ष को क्या कहा है? इन्होंने संघर्ष को समाज का सुरक्षा कवच कहा है, यानी संघर्ष को इन्होंने क्या कहा है? समाज का सुरक्षा कवच, सेफ्टी वॉल्व। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि समाज को संघर्ष का सेफ्टी वॉल्व किसने कहा है? तो ये कहा है कोजर ने। अगला क्वेश्चन है, डेरेनडार्फ ने अपने द्वंद्व के सिद्धांत में 3 प्रकार के समूहों में भेद बताया है, तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला है अर्ध रुचि संघर्ष, दूसरा है अर्ध मध्यवर्ती संघर्ष, तीसरा है रुचि अप्रकट प्रकट, चौथा है संघर्ष सर्वसम्मत अर्थ। तो देखिए डेरेनडार्फ ने
अचेतन भूमिका प्रत्याशाओं को अव्यक्त हित कहा, और जब हित चेतन भूमिका स्थिति में आ जाता है तब वह व्यक्त हित बन जाता है। इसी संदर्भ में डेरेनडार्फ ने 3 समूह बताए थे। वो कौन कौन से थे? वो हमारा था अर्ध समूह, हित समूह और संदर्भ समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने अपने सिद्धांत में अवशिष्ट तथा व्युत्पत्ति यानी रेसिड्यूज तथा डेरिवेटिव्स की अवधारणा प्रतिपादित की थी? तो अवशिष्ट चालक इसके वर्ड से ही पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी पेरेटो। तो देखिए, पेरेटो ने अतार्किक क्रिया के 2 प्रकार बताए थे। अतार्किक क्रिया, इसके इन्होंने 2 प्रकार बताए थे। पहले के उन्होंने अवशिष्ट चालक कहा था, दूसरे को उन्होंने भ्रांत तर्क या डेरिवेटिव्स कहा था। तो इनका जो मानना था कि अतार्किक और बुद्धिहीन जो व्यवहारों को प्रेरित करने वाली जो भावनाएं या उद्देश्यों को अवशिष्ट चालक मतलब ये कहते हैं। और इन्होंने अवशिष्ट चालक के 6 प्रमुख रूप बताए थे। अवशिष्ट चालक के इन्होंने 6 प्रमुख रूप बताए थे। तो क्वेश्चन में केवल पूछा है कि अवशिष्ट और जो व्युत्पत्ति यानी जो भ्रांत तर्क है इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वी पेरेटो। यानी ये दोनों किसके भाग हैं? तो ये दोनों अतार्किक क्रिया के भाग हैं, अवशिष्ट और भ्रांत तर्क। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में मजदूरी निम्नलिखित में से किससे विसंबंधित हो जाती है? मजदूर है यहाँ पे। मजदूर यानी जो श्रमिक होता है वो किससे विसंबंधित यानी किससे अलग हो जाता है? तो पहला दिया हुआ है उत्पादक कार्यकलाप, दिया हुआ है दूसरा साथी मजदूर, तीसरा है उत्पाद, चौथा है अपनी प्रजाति यानी स्पीसीज बीइंग, और 5वां दिया हुआ है परिवार के सदस्य। तो देखिए, इसमें सारे ही सही है। इन सभी से जो है कहीं ना कहीं श्रमिक धीरे धीरे अलगाव महसूस करने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक सेकेंड, सारे नहीं हैं, हाँ इसमें एक छोड़ देंगे, मतलब जो परिवार के सदस्य तो नहीं होता है अलग, केवल और केवल उत्पादक कार्यकलाप, साथी मजदूर, उत्पाद और अपनी प्रजाति यानी एक मजदूर का अपनी जो जाति सत्व से अलगाव हो जाता है। यानी एक पशु की अपेक्षा एक मानव प्राणी के रूप में जो कामगार का अपना जो जाति होता है उससे उसका अलगाव हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में कौन सा अवश्य होना चाहिए? तो पहला है मूल्य पूर्वाग्रह, दूसरा है मूल्य निर्णय, तीसरा है मूल्य प्रासंगिकता, चौथा है मूल्य स्वतंत्रता। तो सामाजिक विज्ञानों में यानी जो सोशल साइंस है तो उसमें कौन सा अवश्य होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य प्रासंगिकता। देखिए, सामाजिक विज्ञानों में वस्तुओं को उनके साथ जुड़े अर्थ और मूल्यों के आधार पर अंतर किया जाता है। और वेबर के अनुसार जो सामाजिक और ऐतिहासिक विज्ञान है इनमें मूल्य प्रासंगिक तथ्यों के चयन को निर्धारित किया जाता है और इसके लिए अध्ययन किए जाने वाली जो घटना या स्थिति होती है उसमें अंतर्निहित मूल्यों को स्पष्ट किया जाता है। और वेबर ने यह भी बताया कि जो मूल्य प्रासंगिकता होती है ये 3 स्तर पर कार्य करती है। मूल्य प्रासंगिकता 3 स्तर पर कार्य करती है। कौन कौन सा उन्होंने बताया था? पहला उन्होंने बताया था दार्शनिक व्याख्या यानी ग्रंथों एवं दस्तावेजों के अर्थ को जो निश्चित करती है। दूसरा इन्होंने बताया था नैतिक व्याख्या, तीसरा इन्होंने बताया था तार्किक व्याख्या। इसको लिख देते हैं। पहला बताया था दार्शनिक व्याख्या, दूसरा बताया था नैतिक व्याख्या, तीसरा बताया था तार्किक व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, दुर्कीम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान कौन सा है? तो पहला है प्रकार्यात्मक विश्लेषण, दूसरा है आदर्शक व्यवहार का अध्ययन, तीसरा है संरचनात्मक सूत्र प्रतिपादन, चौथा है निराधार कल्पना और अनुमान यानी कंजक्चर एंड गैस।
तो देखिए दुर्खिम का जो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय योगदान था वो दिया था उन्होंने प्रकार्यात्मक विश्लेषण में। तो प्रकार्यात्मक विश्लेषण उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शास्त्रीय योगदान है। और दुर्खिम को जो है समाजशास्त्र में प्रकारवादी यानी जो फंक्शनलिज्म है इसको शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। और दुर्खिम ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक प्रकार की अवधारणा का प्रयोग मतलब एक सिद्धांत के रूप में किया था। और इसके पहले जो है प्रकार की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, लेकिन दुर्खिम को मतलब व्यवस्थित प्रकारवादी कहा जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक समाजशास्त्री पद्धति के नियम 1895 में इसकी व्याख्या की थी। दुर्खिम ने, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? समाजशास्त्री पद्धति के नियम यानी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसी पुस्तक में इन्होंने प्रकारवाद से जो उन्होंने दिया था, इसी पुस्तक में दिया था रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895। तो दुर्खिम को व्यवस्थित प्रकारवादी कहा जाता है। और अगर पूछेगा कि सबसे पहले प्रकार शब्द जो है इसको किसने दिया था, तो वो दिया था स्पेंसर ने, लेकिन प्रकारवाद का व्यवस्थित जो सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया था वो किया था दुर्खिम ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने अनिवार्यता समन्वित संघ की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है? कोजर, डेहरेनडार्फ, कोलिंस, कार्ल मार्क्स। अनिवार्यता समन्वित संघ की अवधारणा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेहरेनडार्फ। डेहरेनडार्फ द्वारा अनिवार्यता समन्वित संघ की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। और इन्होंने सिद्ध किया कि जो अंतर्निहित सभी सामाजिक व्यवस्था है वो अनिवार्य रूप से समन्वित संघ है और इसे शक्ति संबंधों के आधार पर संगठनात्मक समूहों के रूप में वर्णित किया गया है। और वही लोग सत्ता की स्थितियों में घूमते हैं और इसीलिए उनके आदर्श जो है वो सामाजिक व्यवस्था को आधार देते हैं। और ये लोग जो होते हैं सरकार, निगम और लॉबिस्ट पदों के माध्यम से इस अधिकार को प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक ने जिन समस्याओं का अध्ययन करने और उनके प्रत्ययीकरण के लिए चुना, उनका निर्धारण वैज्ञानिकों के मूल्यों के द्वारा हुआ था। मैक्स वेबर के अनुसार यह कथन किसे संदर्भित करता है? तो पहला है मूल्य निर्णय, दूसरा है मूल्य तटस्थता, तीसरा है मानकीय मूल्य, चौथा है मूल्य प्रासंगिकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्य प्रासंगिकता। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों के बीच विभेद था? पहला दिया हुआ है सामान्य और व्याधिकी, दूसरा है सामान्य और स्वस्थ, तीसरा है औसत और असामान्य, चौथा है बलात् और अप्रतिमानित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य और व्याधिकी। देखिए, साव्ययिक सादृश्यता पर आधारित एक सिद्धांत जिसके अनुसार यह माना जाता है कि समाज एक ऐसी संगठित एवं आत्म अनुरक्षित प्रणाली या व्यवस्था है जिसमें विरोधी परिवेश की स्थिति में भी संतुलन बना रहता है, वो क्या कहलाता है? प्रकारवाद कहलाता है। और समाजशास्त्र में प्रकारवाद का प्रारंभ सबसे पहले किससे माना जाता है? तो स्पेंसर से माना जाता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक रूप देने की बात आएगी यानी व्यवस्थित प्रकारवादी, तो वो किसे कहा जाएगा? दुर्खिम को कहा जाएगा। और इनकी जो पुस्तक थी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इन दोनों में प्रकारवाद की इन्होंने विवेचना की थी। और दुर्खिम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन, सामान्य और व्याधिकी जैसे दो रूपों के बीच विभेद था। अगला क्वेश्चन है, लुई अल्थुजर ने निम्नांकित में किन विचारों का विरोध किया है? ऑप्शन है मार्क्सवाद के अंतर्गत मानवतावादी आंदोलन, दूसरा है मार्क्सवाद के अंतर्गत मानवतावादी और हीगेलवादी आंदोलन, तीसरा है मार्क्सवाद के भीतर मानवतावादी श्रमिक आंदोलन, चौथा है मार्क्सवाद के भीतर श्रमिक हीगेलवादी आंदोलन। तो लुई अल्थुजर यानी अल्थुजर जो है मार्क्स के किन विचारों से असहमत नहीं थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्क्सवाद के अंतर्गत जो मानवतावादी और हीगलवादी आंदोलन था वो इनके विचारों का विरोध करते हैं। लुई अल्थुजर ने मार्क्सवाद के अंतर्गत मानवतावादी और हीगलवादी आंदोलन के विचारों का विरोध किया था। और लुई अल्थुजर जो थे ये 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक मौलिक और प्रभावशाली मार्क्सवादी सामाजिक, मतलब ये भी मार्क्सवादी हैं लेकिन ये 20वीं शताब्दी से संबंधित हैं। इनको माना जाता है ये एक दार्शनिक हैं और इन्हें नव मार्क्सवादी या नव संघर्षवादी भी समझा जाता है, मतलब नियो फंक्शनलिज्म किसकी है? तो ये लुई अल्थुजर हैं।
इनको नियो फंक्शनलिस्ट भी कहा जाता है, नियो फंक्शनलिस्ट भी कहा जाता है इनको। और इसके अलावा लुई अल्थूजर जो है ये नव मार्क्सवाद के प्रणेता भी माने जाते हैं, मतलब इन्होंने ही नव मार्क्सवाद की शुरुआत की थी। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोज अपलोड होती है उसका टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।